हेलो गाइस, वेलकम टू डे 12। आज हम पाइथन को टर्मिनल से एस्केप करवाकर ब्राउज़र पर लाएंगे। तो अब तक हम पाइथन की फ़ाइल बनाते थे, उसे रन करते थे, उसका टर्मिनल पर डिस्प्ले आता था। वहाँ पर वो पूछता था, इनपुट मांगता था, हम इनपुट देते थे और उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट दिखा देता था। वहीं पर एक ब्लैक स्क्रीन में वाइट कलर का टेक्स्ट आता था और उस तरह से हमें आउटपुट मिलता था। ये सब अच्छा तो था, लेकिन रियल दुनिया के जो एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पर टर्मिनल नहीं होते। ऐसे इनपुट का प्रॉम्प्ट नहीं आता आपको, या एंटर योर नेम ऐसा नहीं लिखा होता ब्लैक स्क्रीन में। वो ब्राउज़र पे खुलता है, एक ब्यूटीफुल सा वेबसाइट दिखाई देता है। उस पर बटन्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, वहाँ पर बॉक्स होते हैं जिसके अंदर आप लिखते हो। क्लिक करो तो पेज चेंज हो जाएगा, फॉर्म फिल करो, डेटा सेव करो, डेटा सेव हो जाता है। और ये सब पाइथन से पावर्ड होगा। हाँ, पर ये पाइथन वेबसाइट कैसे बनाएगा? तो आज इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा। आज हम पाइथन को टर्मिनल से बाहर निकालेंगे और ब्राउज़र पर लेकर जाएंगे। मतलब पाइथन का यूज़ करके हम एक वेबसाइट बनाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं डे 12। ओके, पहले प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उसका सल्यूशन निकालेंगे। सोचो कि हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब यूज़र जब ब्राउज़र में URL टाइप करता है और एंटर दबाता है तो वेबसाइट ओपन होती है। बट पाइथन को कैसे पता चलेगा कौन सा पेज ओपन हुआ है? होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, या कोई फॉर्म है, या यूज़र ने फॉर्म में क्या लिखा है, नेम है, ईमेल है, मैसेज है, क्या रिस्पॉन्स भेजना है, HTML पेज को, जेसन डेटा को, या एरर मैसेज भेजना है। पेज एक दूसरे को कैसे कांटेक्ट करेंगे, मतलब कैसे लिंक करेंगे, कैसे काम करेंगे। यार ये सब मैनुअली हैंडल करना, मतलब पहले HTML को कनेक्ट करो, फिर URL को पार्स करो, फिर HTML का रिस्पॉन्स, हेडर्स, सेशंस, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में एक फ्रेमवर्क है, उसे हम कहते हैं फ्लास्क, ठीक है। तो हम फ्लास्क का यूज़ करते हैं पाइथन के साथ में वेबसाइट्स बनाने के लिए। बिना इस फ्रेमवर्क के ये सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा हो जाएगा, पूरा स्क्रैच से लिखना, पूरा सब कुछ करना। इसलिए जो स्मार्ट डेवलपर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एक टूल बना कर रखा है, एक फ्रेमवर्क बना कर रखा है, जिसके अंदर में सब कुछ है, वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। तुम सिर्फ लॉजिक लिखो, बाकी का सारी चीज़ें वो संभाल लेगा, और वही टूल का नाम है फ्लास्क, ठीक है। लेकिन अब फ्लास्क क्या है, तो पहले फील करो और फिर डेफिनेशन समझो। एक एनालॉजी लेते हैं। एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैनेजर नहीं है, ठीक है। कस्टमर अंदर आया, कोई गाइड करने वाला नहीं है, किचन में सीधा घुस गया, शेफ़ भी कंफ्यूज हो गया। दूसरा भी कस्टमर आया, अब उसे भी नहीं पता है कि किससे बात करना है, टेबल पर तो कोई है नहीं, ऑर्डर कहाँ लिखना है, खाना कहाँ डिलीवर होगा, सब कुछ कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। तो ऐसे में तो रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं। अब अगर रेस्टोरेंट में एक मैनेजर है, तो अब वो क्या करेगा? अब जब एक कस्टमर आता है तो मैनेजर उससे ग्रीट करेगा, उसको टेबल बताएगा, उसका ऑर्डर लेगा, किचन में किसी वेटर को बताएगा, वेटर जाकर उसका ऑर्डर शेफ़ को बताएगा, शेफ़ वहाँ से जो भी प्रोसेस करना होगा, वो कुकिंग का प्रोसेस वो करेगा, और वो उसको वेटर को वापस करेगा, एंड वो वेटर वापस लाकर खाना कस्टमर को दे देगा। इससे क्या हुआ? पूरा सिस्टम मैनेज हो गया, मतलब एक पर्सन ने हर चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर लिया, है ना। तो वही जो मैनेजर है ना, उसी का नाम है फ्लास्क। तो ये पाइथन में कैसे यूज़ होगा? पाइथन में सबसे पहले जब ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो रिक्वेस्ट फ्लास्क रिसीव करता है, ठीक है। सही पाइथन के फंक्शन को वो रिक्वेस्ट को भेज देता है, ठीक है। उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट आता है उसे फ्लास्क वापस ब्राउज़र को एज अ वेब पेज रिटर्न करता है। हम सिर्फ इतना लिखते हो कि इस URL पे ये करना है, फ्लास्क बाकी का हर चीज़ हैंडल कर लेता है। लेकिन फ्लास्क एग्जैक्टली है क्या? फ्लास्क एक स्मॉल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक रेडीमेड स्ट्रक्चर जो काम को इजी कर देता है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी अगर तुम बना रहे हो, कोई नई टाइप की गाड़ी अगर तुम बना रहे हो, तो तुम उसमें
स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक व्हील है, तुम उसको वापस से कोई व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं, यू विल जस्ट यूज़ दैट व्हील टू मेक अ व्हीकल। वो ऐसा ही होता है, ठीक है। फ्लास्क का स्ट्रक्चर यूज़ करो और अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाओ। पाइथन में फ्लास्क के जैसा ही एक और फ्रेमवर्क भी होता है, जो कि होता है जैंगो, ठीक है। जैंगो बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। और वहीं फ्लास्क जो है वो लाइट वेट है, सिंपल है और बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसमें तुम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। हम फ्लास्क से शुरू करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड देन जैंगो इजी हो जाएगा। ओके। लेकिन अब फ्लास्क सीखने से पहले ये समझते हैं कि वेबसाइट एक्चुअली में इंटरनली कैसे काम करती है। तो जब हम गूगल पर जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे, तो गूगल के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारा ब्राउज़र, ठीक है। अब जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। हमारा जो ब्राउज़र है वो उस फाइल को डाउनलोड करता है, ठीक है। और ब्राउज़र फिर उस डाउनलोडेड फाइल को डिस्प्ले करता है, मतलब स्क्रीन पे वेबसाइट को रेंडर करता है। समझा? यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें जो सर्वर है वो गूगल का सर्वर जो है वो है, और जो क्लाइंट है वो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। मतलब हमारे ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर क्या है? दूसरी मशीन कहीं और जो रखी हुई है, ठीक है, जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, एंड देन उस रिक्वेस्ट के लिए एक रिस्पॉन्स बना जो होता है वो भेजती है, ठीक है। तो जो फ्लास्क है ना, वो सर्वर साइड पे काम करता है। मतलब हमारा जो पाइथन कोड है सर्वर पे चलता है ना। तो जो ब्राउज़र है ये सिर्फ रिज़ल्ट दिखाता है। तो ऐसा सोचो कि जैसे कोई फ़ोन कॉल है, तो तुम बात करते हो, ठीक है। तो जो बात कर रहा है वो क्लाइंट है, और दूसरी तरफ से जो सुन रहा है वो सर्वर है, और बीच में जो नेटवर्क है ना वो इंटरनेट है, ठीक है। तो फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड पहले अच्छे से क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है? जो यूज़र को दिखता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये होता है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। इनका यूज़ करके हम यूज़र को जो आउटपुट दिखाते हैं, मतलब यूज़र के को जो दिखाई देता है वो होता है हमारा फ्रंट एंड। बैक एंड क्या होता है? जो अंदर होता है, मतलब जो डेटाबेस के अंदर या जो सर्वर के अंदर में जो काम कर रहा है, जैसे पाइथन हो गया बैक एंड लैंग्वेज, जो कि यूज़र को दिखता नहीं है, लेकिन वो सारे कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बैक एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो बैक एंड लैंग्वेज क्या होता है? जैसे फ्लास्क है पाइथन का, डेटाबेसेस है, जो अंदर का लॉजिक्स है, ये सब जो है ये बैक एंड लैंग्वेज होता है, ठीक है। फ्लास्क जो है ये बैकएंड है, पाइथन कोड जो सर्वर पे चलता है वो है, और HTML टेम्पलेट्स जो होते हैं ना ये फ्रंट एंड है, जो यूज़र ब्राउज़र में देखता है, ठीक है। जैसे आइसबर्ग होता है ना, उसमें जितना आइस ऊपर फ्लोट कर रहा है वो हमें दिखता है ना, लेकिन उसके अंदर में एक्चुअल चीज़ें होती है पानी के जो नीचे होती है, ठीक है। तो ऐसे ही समझो, जो ऊपर का है वो फ्रंट एंड है, जो आइसबर्ग का ऊपर का पार्ट है वो फ्रंट एंड है, और जो आइसबर्ग का नीचे का पार्ट है वो बैक एंड है, ठीक है। लेकिन असली काम जो है वो नीचे वाला हिस्सा कर रहा है, ऊपर वाला तो सिर्फ डिस्प्ले का काम करता है, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए काम करता है, असली काम नीचे वाला करता है, ठीक है। अब हम इस फ्लास्क को इंस्टॉल कैसे करते हैं? वही उसी तरीके से बस टर्मिनल में लिख दो पिप इंस्टॉल फ्लास्क, बस फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथन के पास में वेबसाइट बनाने का सुपर पावर आ जाता है। अब सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि फ्लास्क में एक एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लास्क नाम की लाइब्रेरी है ना उसे हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। उस फ्लास्क लाइब्रेरी के अंदर में एक क्लास है, उसका नाम भी फ्लास्क है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लास्क लाइब्रेरी से फ्लास्क क्लास को इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेन या ऐप, ठीक है। उसमें हम असाइन करते हैं फ्लास्क को, ठीक है, फ्लास्क क्लास जो है ना उसको, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को अच्छे से समझना, जब हम लिखते हैं ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क और उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर में एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। अब जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, ये एक पाइथन का स्पेशल वेरिएबल है, ठीक है।
मतलब पाइथन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, मतलब हमको कभी क्रिएट नहीं करना पड़ता है, अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू कुछ डिफाइन नहीं करना होता है, पाइथन ये खुद से क्रिएट करता है। ऐसा सोचो कि हर पाइथन फाइल को एक आईडी ऑटोमेटिकली मिलती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल लो कि अगर कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन है, ठीक है, हर स्टूडेंट को एक नेम कार्ड मिलता है, वैसे ही सारे पाइथन फाइल को भी एक नेम कार्ड मिलता है, फॉर एग्जांपल app.py, main.py एट्सेट्रा, है ना। अब पाइथन क्या करता है, सीक्रेटली अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर जो है ना, उसको एक वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। अब तो समझो जैसे हम रन करते हैं ना app.py, तो पाइथन को लगता है कि हाँ ये मेन फाइल है, तो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है ना, जो ऐप में जिसमें तुमने डिफाइन किया था ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क, तो वो क्या करता है, वो जो अंडरस्कोर नेम है ना उसको मेन बना देता है। मतलब वो इंटरनली समझता है कि जो जैसे हमारा मेन फंक्शन होता है ना पाइथन के अंदर, उसी तरह ये काम करता है कि मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली app.py का जो मेन फंक्शन है ना उसको असाइन कर देता है इस नेम के जगह पर, जो अंडरस्कोर नेम है उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर मेन असाइन कर देता है, ठीक है। मतलब फ्लास्क जो है वो समझ जाता है कि इस फाइल में ये वेबसाइट बन रही है, ठीक है। मतलब एक सिंपल याद रखो कि फ्लास्क जो है मतलब मेरी एक वेबसाइट क्रिएट करो और उसका जो मेन जो मेरा एप्लीकेशन का जो मेन पेज होगा उसका जो मेन फंक्शन होगा उसको सीधा सीधा इसके अंदर में असाइन कर दो। अब बेसिकली हम फ्लास्क में कोड को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हमको एक रूट देना होता है, मतलब जो एप्लीकेशन है, जो हमारा app.py जो हमारा मेन फाइल है app.py, ठीक है। अब मुझे इसको बताना है कि इसको सबसे पहले जाना कहाँ है, ठीक है। तो हम इसको एक रूट देते हैं, रूट के अंदर होता है हमारा एंड पॉइंट, ठीक है। तो कल हमने समझा था व्हाट इज़ एंड पॉइंट। तो जो हम रूट होता है ना, रूट के अंदर में हम एक एंड पॉइंट असाइन करते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, स्लैश अबाउट अस, स्लैश होम, ऐसा भी हो सकता है। और मोस्टली स्लैश होम को सिर्फ स्लैश लिखते हैं, स्लैश होम नहीं लिखते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होम पेज को हमको बाय डिफ़ॉल्ट पेज बनाना होता है ना। इसलिए हम वहाँ पर सिर्फ स्लैश डाल देते हैं और उसके अंदर में हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल होम फंक्शन मैंने क्रिएट किया। अब उसके अंदर में जो भी चीज़ें मैं लिखूँगी या जो भी चीज़ें मैं उसके अंदर में रखूँगी, तो जैसे ही मेरा वेबसाइट चालू होगा तो सबसे पहला रूट जो जाएगा वो जाएगा स्लैश में, ठीक है। जैसे ही वो स्लैश वाले रूट पे गया तो उसके अंदर में जो फंक्शन रहेगा वो रन हो जाएगा, समझा। अब उसके अंदर में जो भी तुम लिख के रखोगे होम फंक्शन के अंदर में वो चीज़ें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हमें पूरी पाइथन फाइल को रन करनी है या पूरी फ्लास्क की जो वेबसाइट है उसको रन करनी है, तो हम सिर्फ एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर वो अंडरस्कोर नेम वाला जो था वो इक्वल्स टू मेन है, मतलब अगर वो जो नेम है हमने उसको ऑटोमेटिकली असाइन किया है मेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो ट्रू आएगी, है ना। तो जैसे ही वो ट्रू आएगी तो हम उसे रन करवा देंगे रन फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। रन और पेरेंथेसिस लगाते तो वो रन फंक्शन है, ठीक है। तो हम उसको रन कर देंगे, तो मतलब app.run कर देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है हमारी जो हमने क्रिएट किया था ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क वाला, जिसमें हमने फ्लास्क की क्लास को असाइन किया था, वो रन होगी जब हम पाइथन की फ़ाइल को रन करते हैं। क्योंकि जब भी आपने देखा है कि जब भी हम पाइथन की फ़ाइल को रन करते हैं तो सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है ना। तो मतलब अगर हम पाइथन की किसी फ़ाइल को रन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो अंडरस्कोर नेम है वो उसमें मेन वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो जैसे ही हमने app.run किया और फिर जब इस पाइथन फाइल को रन किया या पाइथन app.py करके ऐसे जब हम रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मेन फंक्शन है वो नेम को असाइन हो जाएगा एंड देन वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आउटपुट में क्या आएगा, लिख कर आएगा रनिंग ऑन http://127.0.0.1 और कोलॉन लगाकर 5000, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो 127.0.0 है ना वो हमारा लोकल होस्ट होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट को लोकल होस्ट में रन करते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1। ये एड्रेस कभी भी किसी और को असाइन नहीं होती है क्योंकि ये सिर्फ लोकल होस्ट पे असाइन होती है, ठीक है, सेम नेटवर्क के अंदर। अब जो वो कोलॉन और 5000 है ना वो पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, कि इस पोर्ट से
जो भी रिक्वेस्ट है वो आना जाना करेगा। मतलब फ्लास्क का एक डिफ़ॉल्ट होता है 5000, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी खोल सकते हो, या तो आप उसको एक और तरीके से खोल सकते हो। ब्राउज़र में डायरेक्ट जाओ, http:// डालो, फिर लोकल होस्ट कोलन 5000 डाल दो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फ्लास्क था वो उसका एप्लीकेशन खुल जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम रन करेंगे, जैसे हमने होम के अंदर में हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो ब्राउज़र पे आ जाएगा, टर्मिनल पर नहीं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, फ्लास्क सोचता है कि रिक्वेस्ट आया है स्लैश से, मतलब स्लैश मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो जो होम पेज होता है वो, ठीक है, स्लैश से आया है तो सीधा स्लैश पे लेके जाओ। अब उसके अंदर में होम फंक्शन को ढूंढो, होम फंक्शन के अंदर में जो भी चीज़ें होगी उसे रिटर्न करके ब्राउज़र पर शो कर दो, बस, ठीक है। अब जब हम लिखते हैं ना, मैं ऐप डॉट रन फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम उस ऐप डॉट रन फंक्शन के अंदर में पैरामीटर पास करते हैं debug इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या होता है, मतलब जो डीबग मोड है उसको ऑन करना है। इसका मतलब होता है कि तुम इस डीबग मोड को ऑन करो, ठीक है। इससे होता क्या है, जैसे ही हम कोड में कोई चेंज करते हैं तो फ्लास्क ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब मैनुअली हमें करना नहीं पड़ता। जैसे कोई एरर आया ब्राउज़र पे, ठीक है, और हमने अगर डीबग इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखा है तो हमें उसको वापस से रन करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं डीबग इक्वल्स टू ट्रू लिख देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं कोई चेंज करती हूँ कोड में और उसे सेव करती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट के टाइम पे हम हमेशा डीबग इक्वल्स टू ट्रू रखते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे हम कभी नहीं, मतलब अगर हमको उस चीज़ को प्रोडक्शन के लिए रखना है तो हम कभी भी डीबग इक्वल्स टू ट्रू नहीं रखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। जब हमने पहला रूट दिया था, है ना, तो ऐसे क्या एक ही रूट होता है? नहीं। तो ये क्या होता है, वेबसाइट के दरवाजे होते हैं, मतलब वेबसाइट के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ना, उसी तरह ये रूट्स होते हैं, ठीक है। समझो कि एक होटल है, ठीक है, तुम एक होटल में आए हो, उसमें रूम नंबर 101 है, फिर रूम नंबर 102 है, फिर रूम नंबर 103 है। तो हर रूम का एक नंबर है, उसी नंबर के हिसाब से वो स्पेसिफिक जगह होती है। तो वेबसाइट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। वेबसाइट में अलग अलग जगह होती है जो अपना अपना स्पेसिफिक काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज होता है, एक अबाउट अस पेज होता है, एक होम पेज होता है ना। तो ये सारे जो है ये अपना अपना काम करते हैं, ये सारे अलग अलग HTML पेजेस है और ये अपना अपना काम करते हैं, है ना। तो इसे ही हम रूट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ स्लैश रहा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है। फिर उसके बाद में स्लैश अबाउट या अबाउट अस नाम करा तो उस पता चल जाता है कि ये अबाउट अस वाला जो पेज है ये उस पर राउट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश कॉन्टैक्ट नाम का कोई पेज रहा तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेज पे राउट करेगा, ठीक है। स्लाइस प्रोडक्ट्स नाम का कोई है तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को मतलब जो प्रोडक्ट्स वाला साइट होगा वहाँ पर रूट करेगा। तो हर यूआरएल एक स्पेसिफिक रूम या स्पेसिफिक रास्ता एक वेबसाइट में बताती है, ठीक है। रूट मतलब क्या, वेबसाइट का डोर, कौन सा यूआरएल कौन सा पेज खोलना है वो ये चीज़ बताता है, ठीक है। सिंटैक्स अभी जैसे हमने देखा ऐप डॉट राउट लिखते हैं, उसके अंदर में हम पेरेंथेसिस के अंदर में जो भी लिखेंगे, मतलब अगर हमने लिखा है सिर्फ स्लैश, मतलब कोटेशंस के अंदर हमने लिखा है सिर्फ स्लैश, तो वो सीधा स्लैश मतलब होम पेज को ओपन करके रखती है। फिर उसके बाद में हमने अबाउट अस वाला पेज अगर खोलना है तो हम लिखते हैं स्लैश अबाउट। अब उसके अंदर में है हम एक अबाउट नाम का या अबाउट अस नाम का कुछ रखेंगे, उसको हम रिटर्न करवाएंगे वहाँ पर, ठीक है। सेम कॉन्टैक्ट अगर है तो कॉन्टैक्ट वाला चीज़ हम रिटर्न कराएंगे। तो जो हमारा होता है ना @app.route, ये एक डेकोरेटर होता है, मतलब फ्लास्क को बताता है कि इस यूआरएल पे ये फंक्शन को कॉल करना है। हर रूट के नीचे में एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन रिटर्न करता है वही यूज़र को दिखेगा, मतलब उस रूट के अंदर में जो भी फंक्शन है वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो यूज़र को दिखाई देता है, ठीक है। अब इन रूट्स में एक और कंसेप्ट आता है डायनेमिक रूट्स का। अब रूट में क्या हम वेरिएबल भी डाल सकते हैं? तो हाँ, यूआरएल के अंदर में अगर हम कोई वैल्यू को एम्बेड करना चाहते हैं तो हम उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना उसके अंदर में जो भी हमारा वेरिएबल है वो लिख देते हैं। एंड जैसे ही
ब्राउज़र पे हम लोकल होस्ट कोलॉन 500 स्लैश, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को राहुल नाम के यूज़र को देखना है तो मैं ऐसा डालूँगी लोकल होस्ट कोलॉन 5000 स्लैश यूज़र स्लैश राहुल। तो जो राहुल का डिटेल है ना वो चीज़ें मुझे दिखाई देगी, ठीक है, या वो स्पेसिफिकली राहुल के लिए वो चीज़ें मतलब रिवर्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स होती है जब तक आप उसको लॉगिन नहीं करते आपको नॉर्मल चीज़ें दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उसको लॉगिन कर लेते तो आपका स्पेसिफिक नाम आ जाता है वहाँ पे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हाय राहुल, हाय अनिल, इस तरीके से आपका स्पेसिफिक नाम आ जाता है। तो वो नाम कैसे आता है, वो इसी तरह आता है, मतलब जब हम किसी रूट के अंदर में जैसे स्लैश यूज़र है, अब यूज़र में हमको सिर्फ स्पेसिफिक जो यूज़र है उसी का डिटेल दिखाना है, सबका नहीं दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, स्लैश यूज़र उसके बाद स्लैश डाल के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में वेरिएबल ले लेंगे, वो वेरिएबल जो यूज़र नेम से हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, वो डाल देंगे एंड देन उसकी प्रोफाइल को डिस्प्ले कर देंगे फॉर एग्जांपल। तो वो जो भी यूज़र रहेगा उसका स्पेसिफिक नाम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल राहुल है तो हेलो राहुल, वेलकम टू योर प्रोफाइल, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में फ्लास्क क्या सोचता है कि यूआरएल में सबसे पहले यूज़र को ढूंढो, फिर यूज़र के अंदर में देखो नेम है तो नेम में क्या स्टोर्ड है, राहुल स्टोर्ड है, तो राहुल को अपेंड करो उसकी जगह पर और उसके बाद में फंक्शन को रिटर्न करो, मतलब एज ए रिस्पॉन्स उसको रिटर्न करो, ठीक है। इसके अंदर में हम इंटीजर वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यूज़र आईडी, मतलब यूज़र होता है फिर उसके अंदर में आईडी होता है, आईडी इक्वल्स टू 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो जो 1 आईडी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो पाइथन में अगर हमको कुछ चीज़ें रिटर्न करवानी है तो हमें उसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज़ तो करना होता है ना। तो हम फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए जैसे हमने बताया भी हम क्या HTML का यूज़ करते हैं। तो HTML के जब हम HTML का यूज़ करते हैं तो हमें जो भी हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है पाइथन के अंदर में उसमें HTML को रिटर्न करवाना होता है, तब जाकर वो चीज़ें डिस्प्ले होती है। अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो वो चीज़ें ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होती क्योंकि वो बैकएंड लैंग्वेज का प्रोसेस है। अगर हमें फ्रंट एंड का यूज़ करना है तो हमें फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर रिटर्न करवाते टाइम HTML को रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। अब 2 तरीक़ों से हम HTML को रिटर्न करवा सकते हैं, आइदर हम डायरेक्टली रिटर्न में HTML लिख दें या फिर हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, मतलब एक HTML की फ़ाइल सेपरेट बनाकर रख सकते हैं एंड देन उसको वहाँ पर रिटर्न में कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक तरीका होता है कि हम पाइथन में HTML को डायरेक्टली स्ट्रिंग में लिख दें, एज ए स्ट्रिंग लिख दें, लेकिन ये तरीक़ों से आप 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन तक आप लिख सकते हैं। लेकिन एक रियल वेबसाइट जो होती है उसमें HTML काफ़ी लंबा होता है। HTML फाइल जो होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे नैव बार होता है, फुटर होता है, टेबल्स होता है, कोई फॉर्म्स भी होता है, CSS के क्लासेस होते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम पाइथन स्ट्रिंग में लिखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लिखने में भी मैनेज करने में भी। ऐसा सोचो कि कोई केक शॉप है, वहाँ पे शेफ़ का काम है केक बनाना। अब फ्लेवर, साइज़, स्पॉन्ज सब क्वालिटी के होने चाहिए। डेकोरेटर का काम होता है कि केक को ब्यूटीफुल बनाना, मतलब आइसिंग, फ्लावर, उसमें क्या लिखना है, उसको किस तरीके से डेकोरेट करना है। अगर शेफ़ खुद ही डेकोरेशन भी करे तो दोनों काम ख़राब हो सकते हैं, मतलब ये भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। हो सकता है कि वो बेकिंग करते टाइम डेकोरेट कर शायद केक जल जाए, है ना? या ओवर बेक हो जाए, वो हो सकता है। या फिर अगर डेकोरेशन का काम करने वाला अगर बेक कर रहा है तो हो सकता है केक या तो ठीक से स्पॉन्जी ना बने, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कोई भी जगह पर 2 अलग चीज़ करने के लिए 2 अलग वर्कर्स को रखते हैं, 2 अलग पीपल को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे अगर कोई केक शॉप है तो वहाँ पर एक जना केक बेक करता है और दूसरा जो है वो उसे डेकोरेट करता है। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि पाइथन जो है वो एक शेफ़ है जो कि लॉजिक को बिल्ड करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। जो HTML है ना वो डेकोरेटर है, ठीक है, मतलब वो डिज़ाइन करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा वगैरह। दोनों अलग अलग फाइल में रखो और फ्लास्क के थ्रू इसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ें मैनेज करना है वो इजीली मैनेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे
कुछ CSS ऐड करना है, या मुझे कुछ HTML का कंटेंट या फ्रंट एंड उतना अपीलिंग नहीं लग रहा है, तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ डायरेक्ट HTML फाइल में। मुझे पाइथन की मेन फाइल को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने ये चीज़ पहले समझा था फाइल स्ट्रक्चर के टाइम पर कि हमें चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए, ताकि डेवलपर को, और अगर कोई मल्टीपल टीम मेंबर्स उसका यूज़ करते हैं तो उनको समझ में आए। तो एक प्रोजेक्ट में कुछ फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, कुछ बैक एंड डेवलपर होते हैं ना। तो अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा है तो वो प्रॉपर सिर्फ HTML पेज को मैनेज करे, जावास्क्रिप्ट को, CSS को। वही अगर कोई पाइथन डेवलपर है तो वो सिर्फ बैक एंड का जो मेन API, सॉरी app.py पेज है उसको मैनेज करेगा, वो फिर HTML की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो उससे कैसे दोनों लॉजिक्स को अगर हम सेपरेट रखते हैं तो इट्स ईजी टू यूज़। ठीक है, तो हम ये जो HTML फाइल्स है ना, इन्हें एक टेम्पलेट्स के अंदर रखते हैं, मतलब टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हैं बेसिकली, और उसके अंदर में हम HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं उन्हें रखते हैं। पाइथन फिर उन्हें डायरेक्टली कॉल करता है। ठीक है, तो मोस्टली फ्लास्क के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर स्ट्रक्चर ज़रूरी होती है। तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपकी मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर में आप सारे फाइल्स को रखते हो। तो पहला होगा आपका app.py, जो आपका मेन एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टरी के सबसे पहले वाले लेवल पर होना चाहिए। वो अंदर के अंदर, मतलब आप मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के अंदर में उसको नहीं रखते हैं, हम उसको वहीं रखते हैं जहाँ पर हमारा जो मेन अपना डायरेक्टरी होता है ना, उसके अंदर में app.py को रखते हैं। अब जहाँ पर app.py होता है ना, वहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी बनती है। उस डायरेक्टरी का नाम हम देते हैं टेम्पलेट्स। अब उस टेम्पलेट्स के अंदर में हम HTML CSS और JS की फाइल्स को रखते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स जो एक फ़ोल्डर है, पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ HTML फाइल्स को ढूंढता है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली HTML फाइल्स को ढूंढता है इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर। नाम एग्जैक्टली टेम्पलेट्स ही होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं तो फ्लास्क को फिर वो फाइल रेंडर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो फ्लास्क को वो फाइल मिलेगी ही नहीं। ठीक है, अब HTML फाइल को लोड कैसे करते हैं, तो HTML फाइल को लोड करने के लिए हम रेंडर टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, रेंडर टेम्पलेट्स नाम का एक फंक्शन है हमारे पास फ्लास्क के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने होम फंक्शन जो बना के रखा था app.route के अंदर में हमने स्लैश दिया था, और उसके अंदर में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था होम करके। तो उसके अंदर में जब हम रिटर्न करवा रहे होंगे तो हम डायरेक्ट HTML फाइल को रिटर्न करवा देंगे। मतलब हम लिखेंगे रिटर्न, फिर लिखेंगे रेंडर टेम्पलेट्स, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट्स, और फिर पेरेंथेसिस के अंदर में हम जो हमारा HTML फाइल है, फॉर एग्जांपल index.html या home.html, इसको हम कॉल कर देंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अबाउट सेक्शन का भी HTML पेज है, तो मैं क्या करूँगी, अबाउट नाम का जो रूट बनाऊँगी app.route/about, उसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ अबाउट, और उसके अंदर में मैं रिटर्न करवा दूँगी रेंडर टेम्पलेट्स about.html। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंडर टेम्पलेट नाम का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर से HTML को उठाता है। ठीक है, तो जो भी हम उसमें रेंडर टेम्पलेट्स के अंदर हम जो भी हम फाइल लेते हैं, जैसे ही हम एप्लीकेशन को लोड करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले पेज में रहेंगे, या मतलब होम पेज में रहेंगे, तो वो home.html या index.html जो है वो उसको रेंडर करेगा। ठीक है, अब एक न्यू कंसेप्ट है फ्लास्क के अंदर, उसे हम कहते हैं जिंजा 2। ठीक है, ये क्यों यूज़ होती है, ये फ्लास्क के अंदर एक टेम्पलेट इंजन है। मतलब जैसे हम फ्रंट एंड तो हमने डिज़ाइन कर लिया, अब हमें जब पाइथन से बैक एंड को हम प्रोसेस करेंगे डेटा को, हमें वो चीज़ वापस फ्रंट एंड को भी तो भेजना होगा ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जिंजा 2 का। ठीक है, तो पाइथन से जो डेटा HTML टेम्पलेट को भेजते हैं ना, उसके लिए हम जिंजा 2 का यूज़ करते हैं। ये एक टेम्पलेट इंजन है। ठीक है, फ्लास्क के अंदर। अब जिंजा 2 का अगर सिंटेक्स देखें तो बेसिकली हम 2 कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, उसके अंदर में हम लिखते हैं जो भी वेरिएबल है हमारा वो, एंड देन 2 कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो भी हमने पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाया है, हम उस वेरिएबल को 2 कर्ली ब्रेसेस के थ्रू इसमें पास करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने पास किया है वो एज अ रिस्पॉन्स HTML पेज में रेंडर हो जाता है।
ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल समझो कोई यूज़र नेम मैंने लिया है और मुझे बाद में जैसे प्रिंट करवाना, जैसे मैंने लॉगिन हो गया तो अब मुझे लॉगिन होने के बाद में ये प्रिंट करवाना है हेलो, मतलब अगर कोई राहुल नाम का है वो लॉगिन करना चाह रहा है, ठीक है, उसका लॉगिन सक्सेस हो गया है, तो अब सक्सेस होने के बाद में मुझे प्रिंट करवाना है हेलो राहुल। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, HTML पेज में हेलो बनाऊँगी, उसके बाद में डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर पे मैं लिख दूँगी यूज़र नेम, जो भी उसका यूज़र नेम रहेगा वो यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर में वो स्टोर्ड रहेगा, तो मैं वहाँ पर यूज़र नेम लिख दूँगी, ठीक है। तो ये जब मैं रन करूँगी तो ये ऐसा आएगा, मतलब फ्लास्क पहले सोचेगा कि जो भी HTML फाइल है, फॉर एग्जांपल index.html, इसके अंदर में राहुल नाम का जो यूज़र है इसको यहाँ पर रिटर्न करवा, ठीक है, और ये रेंडर टेम्पलेट्स के अंदर में जो HTML फाइल है उसको भेजो, ठीक है। तो अब HTML फाइल में यूज़र नेम की जगह आ जाएगा राहुल एंड वो अपने को डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब HTML में अगर हमें कोई पाइथन के जैसा लूप लगाना है तो हम जिंजा 2 में लूप्स और कंडीशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमको HTML में लूप्स को लगाना है तो हम जिंजा का यूज़ करते हैं, जिंजा से पॉसिबल होता है HTML में लूप्स लगाना, ठीक है। जो भी लूप्स या कंडीशन होते हैं जिंजा में उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, उसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है, पहला कर्ली ब्रेसेस को हम चालू करते हैं, फिर उसमें एक परसेंट का सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद में फॉर लिखते हैं, फिर परसेंट का सिंबल, और उसके बाद में जो अपना कर्ली ब्रेसेस है वो क्लोज हो जाता है। अब वो जो फॉर लिखा है ना उसके साथ में हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। और इफ़ में भी इसी तरह से लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस परसेंट इफ़, उसके बाद में कंडीशन, फिर परसेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेम फॉर एल्स एंड सेम फॉर एंड इफ़, ठीक है। मतलब इसमें एंड इफ़ क्या होता है, HTML में एंड इफ़ मतलब इफ़ स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड करो, ठीक है, उसका मतलब होता है एंड इफ़, ठीक है। अब जब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो पाइथन एलिमेंट को हमको लिस्ट के टाइप में रिटर्न करना होता है। मतलब जैसे हमने लिखा, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस परसेंट फॉर एग्जांपल फॉर यूज़र एंड यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा परसेंट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, उसके नीचे हम इंडेंटेशन देंगे, उसमें लिखेंगे हम लिस्ट, लिस्ट का जो हमारा टैग होता है लिस्ट टैग, मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में अलाइ, उसके बाद में हम लिस्ट ओपन और लिस्ट क्लोज के बीच में हम 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर में जो हमारा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल फॉर यूज़र एंड यूज़र नेम्स, तो जो यूज़र है वो हमारा वेरिएबल हुआ, तो हम उस वेरिएबल को वहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो अब जितने भी बार वो यूज़र जो है वो यूज़र नेम को पार्स करेगा वो चीज़ें एज अ लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है फॉर्म्स। जब हम HTML में, मतलब HTML में फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में कोई ना कोई फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी की वेबसाइट देख रहे हो तो वो कंपनी की वेबसाइट में अगर आप कॉन्टैक्ट अस के इन्फॉर्मेशन में जाते हो तो वहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालते हो और जैसे सबमिट करते हो तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल जो कंपनी है उनके पास में पहुँच जाता है ना। उसी तरह कई सारे स्कूल में एडमिशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप कॉलेज से ऑनलाइन कोई स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर भी एक फॉर्म का ऑप्शन आता है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में या कॉन्टैक्ट या फॉर्म का ऑप्शन होता है ना। तो अगर हम यूज़र से डेटा लेना चाहते हैं एज एन फॉर्म के टाइप में, तो उसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों को मेंशन करते हैं ताकि वो जो डेटा यूज़र भर रहा है वो बैकएंड में आना चाहिए, मतलब वहाँ तक प्रोसेस होना चाहिए। एक एग्जांपल हो, जैसे स्कूल एडमिशन का फॉर्म भरते हैं ना, हम नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ फिल करते हैं, फिर सबमिट करते हैं तो तब स्कूल को डेटा मिलता है। वेबसाइट फॉर्म एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है ना, यूज़र से डेटा लेती है, जब यूज़र उसको सबमिट करता है तो वो डेटा फ्लास्क को मिलता है। लेकिन कैसे, HTML के अंदर में कोई वेरिफिकेशन लॉजिक तो नहीं होता है। वेरिफिकेशन लॉजिक जो होता है वो हमें बैकएंड में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड है, जैसे जो यूज़र है वो सबमिट करता है यूज़र नेम पासवर्ड, तो सबसे पहले फ्लास्क वेरीफाई करता है, कंडीशंस चेक करता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये
मैच हो रही है या नहीं हो रही है, डेटाबेस से चेक करता है। अगर ये मैच होती है तो उसको एक्सेस अलाउ करता है, अगर नहीं होती है तो डिनाई कर देता है, ठीक है। फिर होता है साइन अप फॉर्म, ठीक है। जैसे कि कोई यूज़र रजिस्टर या साइन अप करता है तो उसका डेटा जाकर डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। फिर होता है कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, तो उसमें अगर कोई भी डेटा मतलब यूज़र डाल रहा है, जिस भी तरह का कॉन्टैक्ट वो करना चाहता है अगर वो डाल रहा है, एंड देन वो जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक करता है वो ईमेल जो भी कंपनी है उसको सबमिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम HTML के अंदर में कुछ एक्शंस लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने, जैसे हम सबमिट का एक्शन बनाते हैं ना, जैसे हम बनाते हैं फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू सबमिट, तो जब इस तरीके की चीज़ें हम नॉर्मल HTML में लिखते हैं तो जो हम सबमिट लिख रहे हैं ना वहाँ पर हमें एंड पॉइंट देना होता है, लाइक स्लैश सबमिट। इससे क्या होता है, जो पाइथन में जो सबमिट का लॉजिक हमने बनाया है ना ये उसको कॉल करता है, ठीक है। एंड अगर हम कोई भी फॉर्म ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेटा अगर डेटाबेस में स्टोर होने वाला है तो इट विल बी अ पोस्ट मेथड। तो मेथड भी हमको मेंशन करना होता है कि इट्स अ पोस्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद में जो वेरिएबल हमने पाइथन में बनाए हैं उन वेरिएबल को यहाँ पर हमें कॉल करना होता है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई नेम नाम का, मैंने एक फॉर्म में एक नेम का फील्ड बनाया है, तो उसमें जब मैं इनपुट टाइप लिखूँगी तो इनपुट टाइप में टेक्स्ट के बाद में मैं कंडीशन लिखती हूँ कि जो नेम है इक्वल्स टू जो पाइथन का नेम था वो, ठीक है। पाइथन में नेम की जगह यूज़र नेम भी हो सकता है एज अ वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे डबल या सिंगल कोटेशंस के अंदर में मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जो भी डेटा आ रहा है यूज़र से वो डायरेक्टली HTML के थ्रू पाइथन पे जाता है, मतलब पाइथन उसको फिर प्रोसेस करता है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली हमने गेट और पोस्ट मेथड्स को पढ़े थे HTTP के, फ्लास्क में भी होते हैं, ठीक है। अगर फ्लास्क में भी गेट मतलब कोई डेटा को मांगना और पोस्ट मतलब डेटा को सबमिट करना, ठीक है। फ्लास्क में हम गेट और पोस्ट किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम app@app.route लिखते हैं तो हम उसके पैरेंथेसिस के अंदर में जब हम अपना ये भेजते हैं, एंड पॉइंट देते हैं। एंड पॉइंट मतलब स्लैश कॉन्टैक्ट जो होता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं ना, तो जब हम उसका एंड पॉइंट देते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट पेज है तो उसके अंदर में उसके बाद में हम कॉमा लगाकर मेथड लिखते हैं उसमें, ठीक है। मेथड कैसे लिखते हैं, हम पहले मेथड्स नाम का मेथड्स लिखते हैं इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लिखते हैं गेट और पोस्ट, ठीक है, जो भी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ गेट है तो गेट, सिर्फ पोस्ट है तो पोस्ट, इस तरीके से लिखते हैं। एंड देन फिर हम उसके अंदर में फंक्शन डिफाइन करते हैं, चीज़ों को रेंडर करते हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि फ्लास्क के अंदर होता है, मतलब वो एक फ्लास्क का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। जैसे पाइथन में रिक्वेस्ट नाम था, इसमें रिक्वेस्ट नाम है, सिर्फ रिक्वेस्ट, REQUEST, एस नहीं लगता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारे इनकमिंग रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है ना वो इसके अंदर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझो कि कोई तुम्हारा पैकेज आया है तो उस पैकेज के अंदर क्या है तो उसे हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल request.form, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो फॉर्म के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वेस्ट के अंदर में हमें पता चलेगा, ठीक है। फॉर्म का डेटा जो भी है, ठीक है। request.method है तो किस तरीके से रिक्वेस्ट आया है ये पता चलेगा। request.argument है तो URL का डेटा पता चलेगा, ठीक है। तो ये होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। अब हमारे पास एक न्यू चीज़ है स्टैटिक फाइल्स। मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स के अंदर में हम HTML CSS और JS रखते हैं, लेकिन जो रियल डेवलपर्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, वो लोग टेम्पलेट्स के अंदर में सिर्फ HTML फाइल को रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज HTML में करते हैं तो वो उसके CSS को मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, CSS को एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, एक सेपरेट फ़ोल्डर में रखते हैं एक्चुअली। उस फोल्डर का नाम होता है स्टैटिक। मतलब जैसे हमने बताया कि पहले app.py होता है, उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर में, मतलब जहाँ पर app.py है वहीं पर एक और डायरेक्टरी होती है टेम्पलेट्स नाम की। अब वहीं पर हम एक स्टैटिक नाम की भी फ़ोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर में हम कोई भी इमेजेस जो होते हैं हमारे इसके अंदर में वो फिर
हमारा CSS का पेज, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं ना HTML के अंदर में लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल href का यूज़ करके /static/style.css, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लास्क को जब पता चलता है, जब वो HTML फाइल को रीड करता है फ्लास्क, तो वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक फोल्डर के अंदर में से उस फाइल को रिसीव करता है। ठीक है, और उसको सर्व करता है फिर। ठीक है, तो पहले अभी हम सारी चीज़ों को समझते हैं प्रॉपरली कोडिंग में कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने पाइथन कोडिंग बूट कैम्प वाली डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, day12 दे देंगे इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, flask_app.py। ठीक है, अब सबसे पहले हम टर्मिनल पर जाएंगे। वहाँ से हम पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे इसमें ये ऑलरेडी था, तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। अगर आपके इसमें नहीं होगा तो यहाँ पर फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देंगे import नहीं फ्रॉम फ्लास्क import फ्लास्क। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्लास्क नाम की जो क्लास है उसको फ्लास्क नाम के लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, देखो फ्लास्क जो है ये क्लास है, और ये जो फ्लास्क है ये एक मॉड्यूल है, मतलब एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले लिख देंगे क्रिएट फ्लास्क ऐप। ठीक है, हम कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख देंगे नेम। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, इस नेम नाम के जो मॉड्यूल वेरिएबल है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा, आप जैसे उसको करोगे वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना ऐप क्रिएट कर दिया है। अब हम इसको रूट देंगे, तो कैसे देंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे @app.root। ठीक है, यहाँ लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर में देखो ये है सबसे पहला जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ होम। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लिख देंगे रिटर्न, फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं पहले h1 क्लोजिंग टैब। ठीक है, इसके अंदर में हम लिख देंगे हेलो। ठीक है, लेकिन ये एक पाइथन है और पाइथन को नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये रिटर्न है और इसके सामने तुमने h1 टैग लगा लिया, तो ये पाइथन का टैग नहीं है। तो हम इसे पाइथन को एज अ स्ट्रिंग इसे हम पास करेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, लेकिन ये रन क्यों नहीं हुआ। रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको app.run नाम से रन ही नहीं करवाया, और इस नेम को हमने मेन असाइन ही नहीं किया, इसलिए ये रन नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिखती हूँ
इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। ठीक है, लेकिन जो मेन है ये एज स्ट्रिंग हमें पास करना होगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद में हम लिखेंगे ऐप डॉट रन debug इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आया है रनिंग ऑन http://127.0.0.1 और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 5000। ठीक है, यही आउटपुट आएगा, मैंने बताया था। अब अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, मतलब इस साइट पर अगर मैं जाती हूँ, देखो ये दिख रहा है, इसमें कंट्रोल प्लस क्लिक करती हूँ तो मुझे एक HTML पेज, मतलब ये ब्राउज़र पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करती हूँ तो आप ये देख सकते हो इसने मुझे हेलो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं यही अपने ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कोलन लगाकर 5000 कर दूँगी, इसे रन करती हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा हेलो प्रिंट होकर आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा हेलो आ रहा है, ये वाला हेलो। ठीक है, और अगर ये मैंने एक ही लाइन के अंदर में HTML लिखा है, अगर मैं यहाँ पर एक क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ, इसका नाम मैं देती हूँ टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स, स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल index.html। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक बॉयलर टेम्पलेट लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ h1, यहाँ लिख देती हूँ हेलो एंड वेलकम टू डे 12 ऑफ पाइथन कोडिंग बूट कैंप। ठीक है, इसको मैं यहाँ सेव करती हूँ। अब मैं इस फाइल को इसके अंदर मैं रेंडर कैसे करवाऊँगी, तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन है, यहाँ पर हम लिखेंगे रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट। इसके अंदर में मैं लिखूँगी जो हमारी फ़ाइल का नाम है, वो है index.html। ठीक है, लेकिन इस रेंडर टेम्पलेट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमको यहाँ से कॉल करना होगा। ठीक है, रेंडर टेम्पलेट। ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं और अब इसको हम इसी लिंक पर वापस हम जाएंगे। अगर हम जाते हैं तो इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। ओके, आई गेस ये डिस्कनेक्ट हो गया। वापस हम इसको रन करते हैं, इस फाइल को। हाँ, तो ये हमारा आ गया हेलो एंड वेलकम टू डे 12 ऑफ पाइथन कोडिंग बूट कैंप। ठीक है, यही हम इस पर भी करवा सकते हैं ब्राउज़र पे। मैं वापस से डालती हूँ। तो ये आ गया हेलो एंड वेलकम टू डे 12 ऑफ पाइथन कोडिंग बूट कैंप। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बेसिक सा एप्लीकेशन बना लिया है।
यस, इसमें अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप इसके अंदर में कुछ भी डालो वो चीज़ रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो हमने आज अपना पहला एप्लीकेशन बना लिया है, मतलब हमने फ्लास्क का यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाना सीख लिया है। अब हम इसी में एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम डायनामिक रूटिंग का भी यूज़ करेंगे, तो मैं इसके अंदर में एक और प्रोफाइल बना देती हूँ user.html नाम से। इसके अंदर में मैं फिर से बॉयलर टेम्पलेट लगाती हूँ और इसके अंदर में मैं लिखती हूँ h1। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं हेलो। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं अपने फ्लास्क डॉट इसमें सेव कर देती हूँ। मैं फ्लास्क वाले इस पे आ जाऊँगी, तो यहाँ पर हम एक और रूट क्रिएट करेंगे app.root। इसके अंदर में हम दे देंगे /user। ठीक है, इसके अंदर में हम लिखेंगे def, यहाँ हम लेंगे यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर हमें मेथड भी मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा दे देंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे मेथड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में पोस्ट मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, अब जो ये पोस्ट है ये होना चाहिए एक स्ट्रिंग, तो हम इसे कोटेशंस के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हम मेथड डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले हम जो हमारा index.html है ना, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म तो नॉर्मली जैसे हम HTML में बनाते हैं, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इस वाले इसको पास कर देंगे, इसको यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है उसको फ्लास्क में यूज़र नाम का जो हमने एंड पॉइंट बनाया है वो पास कर देंगे। फिर हम लिखेंगे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं पहले। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। फिर लिखेंगे नेम इक्वल्स टू नेम। ये जो है ना, ये हमारा इस पे आएगा फ्लास्क में। ठीक है, फिर हम लिख देंगे, एक प्लेस होल्डर बना देते हैं, मतलब ये सिर्फ एक हिंट देता है यूज़र को कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, या नेम को कहाँ टाइप करना है। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर बटन बना देंगे एक सबमिट का, बटन टाइप इक्वल्स टू
सबमिट। ठीक है, इसको क्लोज़ करके यहाँ हम सबमिट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने यूज़र नेम लिया है ना, हम क्या करेंगे, फ्लास्क में चले जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र नेम में रिक्वेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। यहाँ पर रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म हमारी ये ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फ्लास्क के अंदर, तो हमने उसको भी इंपोर्ट करवाया है। फॉर्म के अंदर में हम लिख देंगे नेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर में हम रेंडर टेम्पलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर में हम लिख देंगे यूज़र डॉट HTML, फिर लिखेंगे यूज़र नेम, ये हमारा वेरिएबल है, ये है जो हमने यहाँ पर जो यूज़र नेम लिया है ना उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वल्स टू, इसको अब हम असाइन कर देंगे। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना वो अब इसको असाइन हो जाएगी, एंड जब ये रन होगा तो ये दिखाई देगा जो यूज़र नेम का नाम है वो। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ कुछ एरर है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट में देयर इज सम एरर। इनिट गुड। ओके, तो ये यहाँ पर मेथड जाएगा, नॉट मेथड। इसको अब सेव करके हम रन करते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम नेम डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल। तो ये हमारा हेलो राहुल जो है ये आ गया। अब जो ये हेलो राहुल है ना, ये देखो ये स्लैश यूज़र है। ठीक है, जो कि ये है, और इसके पहले क्या था, सिर्फ स्लैश था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो ये हमारा होम पेज है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़र करती हूँ तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जब तक मैं रेंडर ना करूँ, मतलब जब तक मैं ये सबमिट ना करूँ वो रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो ये जो यूज़र है ये हमें डिस्प्ले होकर आ रहा है, मतलब यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ और नाम भी दे सकती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रवि दे दिया। ठीक है, सबमिट करूँगी, यहाँ रवि प्रिंट हो जाएगा। कुछ और देती हूँ, प्रिया दे देती हूँ। ठीक है, सबमिट करूँगी, प्रिया आ जाएगा। तो ये हमारा आज का बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। हमने समझ भी लिया है कि डायनेमिक रूटिंग कैसे करते हैं, रूट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, रेंडर कैसे करते हैं। तो हमने एक बेसिक पाइथन एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। तो अब हम आज का मिनी प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपना मिनी प्रोजेक्ट समझते हैं। पहले हमें अपने मिनी प्रोजेक्ट के लिए आज एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे, मतलब जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने सीखा है हम उसे अप्लाई करेंगे। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे खुद के लिए। इसमें फ़ीचर्स हमारे पास अभी फ़िलहाल तो बेसिक होंगे, जैसे एक होम पेज होगा जिसमें हमारा नाम वगैरह लिखा होगा, फिर एक कॉन्टैक्ट पेज होगा, उसके अंदर में एक फॉर्म वगैरह होगा जहाँ से जो विज़िटर है वो हमें मैसेज भेज सकता है। एक अबाउट अस सेक्शन का पेज होगा जिसमें हमारे स्किल्स एंड ऑल लिखे होंगे। एक होगा हमारे पास में सक्सेस पेज, जो कि अगर कोई यूज़र अगर कांटेक्ट करता है हमें तो वो मतलब जैसे ही वो कांटेक्ट का मतलब डेटा भर के जैसे सबमिट करेगा तो उसको एक सक्सेस वाला पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फ़्लो ऐसा होना चाहिए कि यूज़र सबसे पहले खोलेगा जैसे ही साइट तो उसको होम पेज दिखना चाहिए,
फिर यूज़र स्किल्स और प्रोजेक्ट्स देख सकता है अबाउट इट सेक्शन से। फिर यूज़र कॉन्टैक्ट खोलेगा, कॉन्टैक्ट का में एक फॉर्म दिखेगा। अब उस फॉर्म को फिल करेगा यूज़र और जैसे ही सबमिट दबाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट से फ्लास्क को वो मैसेज रिसीव होगा। अब फ्लास्क उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और एक सक्सेस पेज दिखाता है, थैंक यू पेज काइंड ऑफ, जिसमें वो बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट आपका डिटेल्स रिसीव हो गया है। ठीक है, तो बनाते हैं अभी। अब हम यहाँ पर अपने डे 12 वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाते हैं। इसका नाम हम दे देंगे मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर में हम एक फ़ाइल बनाते हैं app.py नाम से। ठीक है, और इसके अंदर में हम एक फ़ोल्डर भी बनाएंगे, इसका नाम हम देंगे टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये दोनों सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की पेरेंट डायरेक्टरी सेम होनी चाहिए। इसके अंदर में हम मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे। सबसे पहला हमारा होगा index.html, फिर होगा contact.html, फिर होगा about.html, फिर होगा एक फाइनल success.html। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम सबसे पहले अपने एक index.html बनाते हैं। बॉयलर टेम्पलेट लगा दिया हमने यहाँ पर हम सबसे पहले अपना HTML फाइल का कंटेंट लिख देंगे। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक हेडर टैग होगा h1 टैग। इसके अंदर में हम लिख देंगे हेलो वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लगाएंगे, लिखेंगे आई एम अ कंप्यूटर साइंस engineer and I am learning Python and Flask। ठीक है, यहाँ पर हम बाकी सारे जो हमारे पेजेस होंगे उसका हम पाथ दे देंगे। ठीक है, होम हो गया, इसको कॉपी करते हैं फॉर अबाउट अस एंड फॉर कॉन्टैक्ट। इसे हम कर देंगे अबाउट मी, यहाँ पर हम अबाउट कर देंगे, इसको हम कर देंगे कॉन्टैक्ट मी, यहाँ रख देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा index.html। अब हम अबाउट में बना देते हैं एक, इसके अंदर भी हम यहाँ पर लिख देंगे h1, यहाँ लिख देंगे अबाउट मी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पैराग्राफ में कुछ लिख देंगे I am learning Python and today is day 12। ठीक है, अब हम एक
स्किल्स का ऑप्शन बना देंगे, स्किल्स। यहाँ से हम एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर लिस्ट के एलिमेंट डालते हैं। पहला होगा पाइथन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फ्लास्क, यहाँ लिख देंगे HTML फ्लास्क, यहाँ लिख देंगे HTML। एक बेसिक सा हमारा स्किल का पेज हो गया, अबाउट मी वाला। अब हम एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे H1 के अंदर कॉन्टैक्ट मी। फिर यहाँ मैं लिख दूँगी फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ओके। अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लेबल। यहाँ हम लिख देंगे नेम। इसमें हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब सेम इस चीज़ को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल। यहाँ पर हम कर देंगे मैसेज। इससे हम क्लोज भी करेंगे इनपुट को। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट टाइप इनपुट जो है इसको हम यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल्स टू मैसेज। फिर यहाँ हमारा टेक्स्ट एरिया क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। एक बटन बना देते हैं, बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ लिख देंगे सेंड, ठीक है। यहाँ पे नेम यहाँ पर आएगा ईमेल, ठीक है। तो ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, ये मैसेज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट मी का पेज भी रेडी है। अब हम बनाएंगे सक्सेस का पेज, ठीक है। इसके अंदर में हम लिखेंगे सबसे पहले H1 लिख देते हैं यहाँ पर H1, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। फिर हम लिख देंगे हम लिख देते हैं पैराग्राफ टैग लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम नेम और यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। सेम फॉर ईमेल एंड मैसेज, ईमेल एंड मैसेज। इसे कर देंगे हम
ईमेल, इसे कर देंगे मैसेज, इसको कर देंगे हम यूज़र ईमेल। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम यूज़र ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे यूज़र मैसेज, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने, चारों पेज बन गए हमारे। अब हम अपने app.py में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करवा लेंगे फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट, फिर लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क, इसके अंदर में नेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐप क्रिएट। अब हम रूट क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट रूट, ठीक है। इसके अंदर में हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ होम रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। यहाँ से हम index.html को कॉल करेंगे, ठीक है। सेम इस फंक्शन को हम रिपीट करेंगे फॉर अबाउट में, फिर कॉन्टैक्ट एंड देन ये इसको कर देंगे अबाउट, इसको कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट, इसको सक्सेस। लेकिन यहाँ पर हमें सक्सेस के लिए कुछ डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम इस मेथड को यहाँ पर हमने एक चीज़ कलर करी है, यहाँ पर हम रूट करना भूल गए, एम डॉट रूट, इसके अंदर में होगा हमारा अबाउट, ठीक है। अब इसके यहाँ पर लिखेंगे हम एम डॉट रूट, यहाँ लिखेंगे हम स्लैश कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एम डॉट रूट, यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, सक्सेस। एक काम करते हैं, हम इसको सबमिट कर देते हैं, इसको भी हम सबमिट कर देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन क्लिक होगा, सॉरी, यहाँ पर जब सबमिट का ऑप्शन क्लिक होगा तभी ये चीज़ होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबमिट नाम का फंक्शन क्रिएट किया, इसमें हम सबसे पहले नेम ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, इसके अंदर में हम ले लेंगे, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर में हम ले लेंगे नेम, ठीक है। दिस विल बी रिपीटेड फॉर ईमेल एंड मैसेज। इसे कर देते हैं हम ईमेल, इसे मैसेज, ठीक है। इधर कर देंगे ईमेल इधर मैसेज, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, रेंडर टेम्पलेट के अंदर में यहाँ पर पास कर देंगे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इक्वल्स टू नेम, ये वाला नेम यहाँ पर आ गया, कॉमा यूज़र ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। ठीक है, अब हम अपना सारी चीज़ हमारी हो गई है। अब हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं। इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन एंड डॉट रन debug इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, हम इसको रन करते हैं app.py को। एक सेकेंड, हम टर्मिनल पर जाएंगे। यहाँ से हम पहले करेंगे cd डे 12, फिर कर देंगे cd ये मिनी प्रोजेक्ट में हमको जाना है, cd मिनी प्रोजेक्ट। ओके, इसको हम पहले रीनेम कर देते हैं और यहाँ से गैप हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं cd मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट के अंदर आकर अभी हम यहाँ से पाइथन ऐप डॉट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको हम तो ये हमारा आ गया। आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड आई एम लर्निंग पाइथन एंड फ्लास्क। ये हमारा होम पेज, अगर हम क्लिक करते तो यही आएगा। अबाउट में अगर क्लिक करते तो ये आ गया हमारा अबाउट में पेज। ठीक है, फिर अगर कांटेक्ट में क्लिक करते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट में आ गया। फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ यहाँ पर ठीक है, ठीक है, जैसे मैं सेंड करती हूँ तो द मेथड इज़ नॉट अलाउड। तो ओके, हमने यहाँ पर मेथड अलाउ नहीं किया हुआ है। हम app.py में चले जाएंगे, यहाँ पर हमने मेथड्स नहीं लिखा है। यहाँ लिखेंगे हम मेथड्स इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, अब इसको देखते हैं वापस से। अब इसको डिलीट कर देते हैं, वापस अपने टर्मिनल पे जाते हैं। यहाँ पर हम पाइथन m.py को रन करेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में के पेज में आते हैं, राहुल ठीक है,
सेंड अगर मैं करती हूँ तो ये हमारा सक्सेस वाला भी रन हो गया है। अब हमारा यहाँ पर मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल सा था, लेकिन हमने एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बनाया है। हम इस चीज़ को ब्राउज़र पर भी रन करके देखते हैं एक बार। हम अपने ब्राउज़र पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे लोकल होस्ट 500। तो ये हमारा आ गया है। ये हमारा होम सेक्शन है, ये अबाउट मी, ओके। ये मेरा कॉन्टैक्ट मी पेज है। यहाँ पर वापस से डाल कर देखते हैं कुछ। राहुल, यहाँ हम डाल देंगे Hi, I would like to connect with you, ठीक है। सेंड कर देते। तो ये आ गया हमारा मैसेज रिसीव्ड का, मतलब जो सक्सेस वाला है वो। वैसे तो अभी तक हमने बैकएंड लॉजिक नहीं लगाया है, इसे होस्ट नहीं किया है, तो ये मैसेज ऑब्वियसली हमें रिसीव नहीं होगा, बट ये हमारा एक टेम्पलेट था। और आगे हम इसी बूट कैम्प सीरीज़ में एप्लीकेशन को फ्री में होस्ट कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये टारगेट है कि आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ, ओके। आज का हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब ना हम कुछ फ्लास्क के बोनस टिप्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। तो फ्लास्क में ना कुछ और फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल रीडायरेक्ट फंक्शन, यूआरएल फॉर फंक्शन, है ना। तो ये जो दो फंक्शंस है ना, ये हमें काम आते हैं जब हमें कोई भी फॉर्म को सबमिट करने के बाद में किसी और पेज में अगर रीडायरेक्ट करना हो। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, जैसे हमने अभी डेव सबमिट बनाया था, उसके अंदर में हमने सबमिट करवाया था, है ना, रिटर्न किया था हमने सक्सेस वाले पेज को। तो उसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ रीडायरेक्ट। इसके पेरेंथेसिस के अंदर में मैं लिखूँगी यूआरएल फॉर, और उसके अंदर में मैं जो भी अपना यूआरएल मुझे डालना है, जिसके अंदर मुझे रीडायरेक्ट करना है, मैं उसका ये डाल दूँगी, नाम डाल दूँगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूआरएल फॉर के अंदर में होम डाला है, तो होम फंक्शन का यूआरएल जनरेट करेगा एंड उसको हार्ड कोड करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ऑटोमेटिकली होम पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये एक और छोटा सा फंक्शन है जो कि फ्लास्क के अंदर का फीचर है। अब इसमें एक और होता है फ्लैश, ठीक है। ये एक वन टाइम मैसेज जैसा होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिट होने के बाद में एक सक्सेस और एरर का मैसेज तो दिखाता है ना, वो होता है फ्लैश, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई सीक्रेट की है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई सीक्रेट की है, ठीक है, वो मैंने रखा एंड देन उसके बाद में अब मैंने समझो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सबमिट करवाई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी मैं फ्लैश का यूज़ करती हूँ और उसके बाद में लिखती हूँ मैसेज सेंड सक्सेसफुली, एक छोटा सा पॉपअप टाइप आता है ना, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं अलर्ट से, एक छोटा सा पॉपअप आता है, उस टाइप का अगर हमको कोई पॉपअप देना है तो हम उसमें फ्लैश का यूज़ करते हैं, फ्लैश फंक्शन का। मतलब एक छोटा सा एक वन टाइम मैसेज आता है एंड वो हट जाता है, वो कहीं पर स्टोर नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास में और एक चीज़ आती है टेम्पलेट इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब जो बेस टेम्पलेट होता है उसे हम हर जगह पे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेज में नैव बार है, फुटर है, हम चाहते हैं ये स्टैटिक रहे हर जगह पर, मतलब इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम एक बेस टेम्पलेट बनाते हैं एंड उसको हर जगह इनहेरिट करा देते हैं। तो इससे क्या होगा, अपने हर HTML पेज में वो चीज़ स्टैटिक रहेगी, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। तो बस ये कुछ स्पेशल फंक्शंस थे जो फ्लास्क के अंदर होते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे में जब प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे होंगे फ्लास्क का यूज़ करके, तब हम शायद इनका यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा फ्लास्क क्या होता है, पाइथन के वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिर वेबसाइट कैसे काम करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे,
फिर फ्लास्क का सेटअप सीखा, रूट्स सीखा जिसे हम डेकोरेटर कहते हैं, टेम्पलेट सीखा, जिंजा 2 सीखा, फिर फॉर्म्स के मेथड सीखे, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। फिर स्टैटिक फाइल क्या होती है, टेम्पलेट्स क्या होता है, फिर एक हमने कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाई, ठीक है। अब डे 13 में हम इसी फ्लास्क के साथ में डेटाबेस का कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। टेम्पररी डेटा को परमानेंटली किस तरह से हम सेव करते हैं वो सीखेंगे, यूज़र को रजिस्टर कैसे करते हैं वो सीखेंगे, मैसेजेस स्टोर कैसे करते हैं और डेटा वापस कैसे रीड करते हैं वो सीखेंगे। मतलब एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ, एंड जब तक हम अपना पोर्टफोलियो होस्ट करना नहीं सीखते, मतलब हम एक फ्री होस्ट करना भी सीखेंगे, पाइथन के एप्लीकेशन को फ्रीली हम होस्ट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। पर जब तक हमारा वो टॉपिक नहीं आता है तब तक आपको कंटिन्यूसली अपना जो पोर्टफोलियो है उसे अपडेट करना है। खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक अबाउट अस सेक्शन बनाओ। अगर आप चाहते हो ब्लॉग्स वगैरह लिखना, कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसके ऊपर एक ब्लॉग वाला पेज बनाओ जिसमें तुम अपने कंसेप्ट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट अस प्रोजेक्ट्स का एक बनाओ जिसके अंदर में तुम अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर करो, है ना। पाइथन एज ए बैक एंड लैंग्वेज यूज़ करो और फ्रंट एंड में HTML का यूज़ करो और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। टेम्पलेट्स लो, जिंजा 2 में लूप्स से रेंडर करो, है ना। ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखो किस तरीके से करते हैं। और याद रखो, आज पाइथन टर्मिनल से बाहर आ गया है, ठीक है। आज पाइथन एक वेबसाइट बन गया है। कल पाइथन के साथ में हम डेटाबेस का यूज़ करके एक कंप्लीट डेवलपमेंट का छोटा सा पोर्शन सीख लेंगे। मतलब छोटे लेवल का प्रोजेक्ट हम कैसे करते हैं, इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स और बड़ा कर दे तो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक करो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है ये सीरीज़, तो सब्सक्राइब करो। डे 13 विल बी मोर एक्साइटिंग, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाओ और ट्राई करो, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करो। और अगर कुछ भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, ठीक है। सी यू ऑन डे 13। बाय।